डे के बाद स्टार्ट होता है। 5th डे जब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसके बाद 5th डे आपकी जो यूट्रस की वॉल में जो डैमेज है उसको हील अप करने के लिए होता है। तो ये हील अप होगा 7th डे तक। 7th डे के बाद स्टार्ट हो जाता है बेटा आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर एफ से स्टार्ट है, तो यहाँ को कौन से हार्मोन का रोल होगा? FSH हार्मोन का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कौन रिलीज करता है? 3rd चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मीन्स कौन करेगा इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होंगे पर 28 डेज में। पर ओवरी, 2 ओवरी होती है तो हर ओवरी एक एग या ओवा को मैच्योर कर पाएगी। ये मैच्योरेशन फेज रहता है। 7th डे तक ये रहेगा, फिर 7th to 14th डे तक ये रहेगा। 14th डे ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है, जो LH हार्मोन जो रेगुलेट करेगा। इसमें क्या होता है ओव्यूलेटरी फेज में कि अब मैच्योर हो गया। सबसे पहले यूट्रस वॉल रिपेयर हुई, हील अप हुई, उसके बाद फॉलिकुलर मैच्योर होके एग या ओवा बनाएगा। उसके बाद ये एग या ओवा ओवरी के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, फिम्ब्रिया की मदद से ओविडक्ट में आ जाएगा, ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट तक जाएगा। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग और ओवा फ्रॉम द ओवरी। इट इज कॉल्ड एज ovulation and this phase is termed as ovulatory phase। और कौन सा हार्मोन इसको रेगुलेट करता है? LH हार्मोन। LH हार्मोन भी कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद 14th डे के बाद वो स्पर्म के लिए वेट करेगा कि स्पर्म आ जाए और मैं उसके साथ फ्यूज कर लूं। उसके तुरंत बाद आपका ल्यूटल फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? आपका कार्पस ल्यूटियम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो यूट्रस वॉल है वो धीरे धीरे थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस ओपिनियन के साथ कि अगर जायगोट बन जाएगा तो वो यूट्रस में आएगा, फिर हमें उसकी इम्प्लांटेशन करनी पड़ेगी। इम्प्लांटेशन करते वक्त हमें यूट्रस की वॉल में थिक ब्लड वेसल्स चाहिए ताकि उन ब्लड की वजह से कंप्लीट सर्कुलेशन हो पाए मदर के बीच और उस न्यू डेवलप जायगोट के बीच। तो यहाँ आपका कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर डेवलप कर देगा और धीरे धीरे यहाँ पर ब्लड वेसल्स की, यूट्रस की वॉल के पास ब्लड वेसल्स की गैदरिंग या थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ। और ये कौन सा हार्मोन इसको रेगुलेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पहले फेज में कोई हार्मोन नहीं, सेकेंड फेज में FSH हार्मोन, फिर LH हार्मोन, फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर गया, जायगोट बन गया, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्प्लांटेशन करवा देगा, प्रेगनेंसी को डेवलप करवा देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा? उसके बाद एग के अंदर जितना भी स्टोर्ड फूड था वो खत्म हो गया, वो भी डेड हो जाएगा। प्लस अब अगर फ्यूजन ही नहीं हुई, जायगोट ही नहीं बना, तो ब्लड वेसल्स, ये जो गैदरिंग हुई थी यूट्रस वॉल के चारों तरफ, थिकनिंग हो गई थी, जो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो डेड एग प्लस द ब्लड वेसल्स विच आर सराउंडिंग योर योर यूट्रस, डेड एग प्लस जो ब्लड वेसल्स तुम्हारे यूट्रस के चारों तरफ जिन्होंने गैदरिंग की थी, उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब मिलकर वेजाइना से बाहर आ जाएंगे ब्लीडिंग की फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो ब्लीडिंग होती है वुमेन्स में पर 28 डेज होगी, 3 to 5 डेज ये कंटिन्यू रहती है, और ये होती है टोटल 5 फेजेस में। पहले जो आपकी ब्लीडिंग हुई है तो यूट्रस वॉल शेड ऑफ हो गई ना, उनका डैमेज हुआ, तो वहाँ हील अप करेंगे। उसके बाद FSH हार्मोन एक्टिवेट हो जाएंगे, वो फॉलिकल को डेवलपमेंट करवाएंगे, एग या ओवा बनाने में मदद करेंगे। अब एग या ओवा बन तो गए, अब उसको रिलीज किया जाएगा ताकि वो ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट तक आए। इसको करेगा आपका LH हार्मोन, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। अब उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाएगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा, प्लस यूट्रस की वॉल को थिक करना स्टार्ट कर देगा। इन केस जायगोट आएगा तो उसकी इम्प्लांटेशन हो जाए और उस मदर और जायगोट के बीच में ट्रांसफर होना इजीली ट्रांसफर हो जाए
आपके गैशियस एक्सचेंज भी हो पाए, आपका न्यूट्रिश एक्सचेंज भी हो पाए, सब कुछ हो पाए, तो वो इस चीज में मदद करेगा। अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर उन 14 दिन में आपका स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो एग जितना भी उसके अंदर स्टोर्ड फूड था वो खत्म हो जाएगा, वो सब फिनिश हो जाएगा, तो एग भी डेड हो जाएगा। प्लस यूट्रस वॉल्स जो थिक ब्लड वेसल से थिक हो गई थी वो भी शट ऑफ हो जाएगी और ब्लीडिंग की फॉर्म में आएगी, और इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मीनार। इससे किसी भी वुमेन की रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है, मतलब मीनार के बाद कोई भी वुमेन बियर कर सकती है चाइल्ड को। एक ऐसे ही चलता रहता है 50 नियर अबाउट 45 to 50 ऐसी एज आ जाती है जब जितने भी फॉलिकल्स उसकी ओवरी के अंदर थे वो सारे मैच्योर हो गए, अब उसके पास और फॉलिकल नहीं बचे हैं, उसके बाद उसके मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वुमेन की रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंड हो जाना। मेल की कंपैरिजन में फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर खत्म हो जाती है, मेल की नहीं होती, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स बना सकते थ्रू आउट देयर लाइफ टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ देयर लाइफ। लेकिन वुमेन के केस में ऐसा इसलिए नहीं हो पाता बेटा, क्योंकि जब कोई भी गर्ल फिटस अपनी मदर के स्टमक में होती है तो वहां एक पर्टिकुलर फिक्स लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स ही वो डेवलप कर पाती है। उसके बाद वो अपना जन्म लेगी, फिर प्यूबर्टी के बाद वो उनको सिर्फ जो लिमिटेड नंबर वो बना पाई उनको मैच्योर कर पाएगी, उनको ऐड नहीं कर पाएगी। तो वो 50 की एज आने तक, 45 से 50 की एज आने तक वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मेनोपॉज आ जाएगा, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। तो गर्ल के केस में दो, फर्स्ट जो आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आएगी उसको मेनार, जब बंद हो जाएगी तो उसको मेनोपॉज। उसके बाद है पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। ये बेसिकली तुम्हारे तीन तरह के हैं, फिजिकल, केमिकल, सर्जिकल। जैसा कि हम देख रहे हैं पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर डे पॉपुलेशन इंक्रीज करिए तो जो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है। उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें हमारे पॉपुलेशन को साइज को भी थोड़ा लिमिटेड करना होगा। तो पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल करते वक्त हमारा सबसे पहला एम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन को रोकना। फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी वहीं रुक जाएगी और हमारे साइज मतलब पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगी और हमारे जो रिसोर्सेज हम उनको भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। ऐसा हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जो फर्स्ट है फिजिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हम ऐसे कुछ बैरियर्स लगा देंगे, कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करेंगे जिससे स्पर्म और एग या ओवा का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ही ना हो पाए। इसमें हम कुछ डिवाइसेस ले लेते हैं जैसे कि कॉन्डोम, डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स या कुछ ऐसी जेलीज वगैरह लगा लेते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले, जिनके कांटेक्ट में आने से जो तुम्हारे स्पर्म सेल्स होंगे वो डेड हो जाएंगे। अगर वही डेड हो गए तो एग हम कभी भी फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा, बेबी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। सेकेंड मेथड होता है बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वुमेन्स को स्पेशली हम पिल्स पर डाल देते हैं, हार्मोनल पिल्स पर, क्योंकि आपने देखा ना जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल था इसमें किन का रोल था, हार्मोन का। पहले FSH हार्मोन, उसके बाद LH हार्मोन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हम उनको हार्मोन के कॉम्बिनेशन पर डाल देते हैं जिसकी वजह से हमने ओवरी को सुप्रेस कर दिया। ओवरी को सुप्रेस करने की वजह से ओवरी ओव्यूलेशन ही नहीं कर पाती, मतलब मैच्योर होने के बाद एग या ओवा को रिलीज ही नहीं कर पाती, तो स्पर्म उससे फ्यूज ही नहीं हो पाएगा। इसमें कई बार हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी यूज कर लेते हैं जैसे कि कॉपर टी को वुमेन के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा।